हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन की बुक का अध्ययन करेंगे जो क्लास 9 की है, भाग फर्स्ट, जो हरिमोहन सक्सेना के द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला अध्याय राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अध्याय प्रथम, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। एक परिचय। राजस्थान का ऐतिहासिक गौरवमयी धरोहर है। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमय धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरंतरता भी है। परंपराओं और बहुरंगी विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां मिट्टी के कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करते हैं। यहाँ की शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु संघर्ष अपने प्राणों की आहुति दी थी। कहते हैं कि राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं के शैल्पिक प्रतिमान है तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाण पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय पर ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के हैं तो कहीं वस्तुकला का उत्कृष्ट प्रतीक है। उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद दुर्ग, जीवांत स्मारक के संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों तथा उजड़ी बस्तियों को देखने में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत है कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झनकार के साथ साथ भक्ति, आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ की लोक परक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले तथा त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे। लोक नृत्य तथा लोकगीत इस राजस्थानी संस्कृति के सहवाग है। राजस्थानी चित्रशैलों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन का भी सशक्त अभिव्यक्त हुआ है। राजस्थान की मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ की कालीबंगा, आहड़, बैराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो राजस्थान के इतिहास के प्राचीनता को सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकास मानव बस्तियों में प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर के मध्य पाषाणकालीन तथा नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति पर प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यता भी पनपी है। राजस्थान में आर्यों का आगमन। आर्य और राजस्थान, मरुधरा की सरस्वती तथा दृश्यवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीनतम बस्तियों की शरण स्थली रहा है। यानी कि आर्य शुरू में इन नदियों के किनारे पर आकर रहने लगे थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़े। दोआब का अर्थ है दोस्तों दो नदियों का संगम। वहाँ पे आके ये रहने लगे और वहीं से इनका जीवन शुरू होता है। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदियों घाटियों में निवास करते हुए प्राप्त हुआ था। यानी आर्यों को इंद्र देवता तथा सोम देवता की अर्चना में मंत्रों का ध्यान तथा रचना, यज्ञ महत्ता यहीं की गई थी, जिनसे इनका निवास स्थान रहा और यहीं से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल प्रदेश, बीकानेर, मरुकांत्र, मारवाड़ आदि भागों में बलराम तथा कृष्ण गुजरे थे। आर्य यहाँ की यादव शाखा से संबंधित बताते हैं। जनपदों का युग। राजस्थान में जनपदों की शुरुआत कहाँ से हुई? आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है तथा यहाँ पर हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाण पर आधारित की जा सकती है तथा सिकंदर के अभियानों से तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक तथा दक्षिणी पंजाब की मालवा तथा शिवी तथा अर्जुनायन जातियां जो अपने साहस तथा शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी,
अन्य जातियाँ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई तथा भरतपुर का राजन्य तथा मत्स्य जनपद, नगरी शिव जनपद, अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त में 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य मालवा, अर्जुनायन तथा योध्या की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है तथा मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में ये अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ क्षेत्र में भी फैल गए। भरतपुर तथा अलवर प्रांत में अर्जुनायन अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध रहे तथा इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में योध्या तथा एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योध्या संभवतः उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए, जो रुद्रामन के लेख में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, जनपदों में बात करें तो दोस्तों राजस्थान में प्रमुख जनपद 3 थे। एक तो था दोस्तों भरतपुर का राजन्य जनपद और मत्स्य जनपद, जबकि नगरी का शिवी जनपद और अलवर का शाल्व जनपद। ठीक है दोस्तों, भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शाल्व जनपद। ठीक है दोस्तों, जयपुर के पास में मालवा की शक्ति का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अध्ययन करते हैं। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व तथा तीसरी सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार था, परंतु योध्या तथा मालव के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म का ह्रास होने के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप बनाए रखा। ये गणतंत्र हुण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए। अंततः 6ठी शताब्दी ईसा के आते आते ये सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। राजस्थान में मौर्यों का आगमन। राजस्थान के कुछ भागों में मौर्यों के अधीन तथा प्रभाव क्षेत्र में रहे तथा अशोक का बेराट का शिलालेख यहाँ उनके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति के द्वारा बनाए गए मंदिर तथा मौर्य के प्रभाव को पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों में अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला और चित्रांग मौर्य राजा चित्रांग के द्वारा बनाया गया था। चित्तौड़ में कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मानकाभी जो मौर्य वंश के माने जाता है तथा विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड के द्वारा मिला, जिसमें महेश्वर, भीमभोज और मानचार नाम क्रमशः दिए गए तथा कोटा के निकट कंसवा के शिलालेखों में 795 विक्रम संवत शिलालेख में मिला है तथा मौर्य वंश राजा धवल के नाम से भी जाने जाते। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार तथा प्रभाव स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में
भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ तथा राजस्थान में भी एक ऐसा ही राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इनमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़ तथा मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछवा तथा जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख थे। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था। फिर वह अपने राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गए तथा 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में मेवाड़ के आसपास के भूभाग पर भूइलों का शासन स्थापित हो गया तथा 10वीं शताब्दी में अथुर्णा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए तथा 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास जालोर, रणथंभौर तथा हाड़ौती में चौहानों ने अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उनका कहीं कहीं पर विघटन भी होता रहा। नामकरण। राजस्थान का नामकरण किस प्रकार हुआ? राजस्थान का नामकरण वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक का प्रयोग नहीं मिलता। इसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र को महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे तथा जंगल प्रदेश का निकटवर्ती भाग सपादलक्ष था, जो वर्तमान में अजमेर तथा नागौर का मध्य भाग है, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर का उत्तरी राज्य कुरु देश के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी तथा पश्चिमी मत्स्य देश तथा पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत आता था, जो कि मत्स्य संघ का पूर्वी एरिया था। शूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी, जबकि मत्स्य की विराटनगर राजधानी थी और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। उदयपुर राज्य का प्राचीनतम नाम शिवी के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मझामिका को नगरी कहते हैं, यानी मध्यमिका का नाम मझामिका को नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार आता था, जिस कारण यहाँ के मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहे जाने लगे तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर राज्य को मरु तथा मारवाड़ कहा जाने लगा तथा जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते थे। अजमेर, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों पर नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए तथा नवीन पाषाणकालीन युग में कई हजारों वर्ष गुजरने के बाद मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जा चुका था, परंतु समय के अनुसार जब तांबा तथा पीतल, लोहा आदि का ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया था तथा धातु से बने उपकरणों को वह अपने कार्य में अच्छी तरह से प्रयोग करने लगे थे। सबसे पहले सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। यह सभ्यता स्थल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती तथा दृश्यवती नदी के तट पर बसी हुई थी, जो 2400 ईसा से 2200 ईसा पूर्व
तथा संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है तथा कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए तथा पूर्व टीला नगर योजना जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं तथा पूर्व में तो साधारण बस्ती के जबकि पश्चिमी टीला दुर्ग के टीले के रूप में है। पूर्व तो साधारण बस्ती जबकि पश्चिमी दुर्ग के किले थे। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी तथा कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य मिलते तथा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं जो संसार में प्राचीनतम है तथा हजारों पत्थरों के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन तथा नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे तथा वर्तमान में यहाँ पे घग्गर नदी बहती जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ धार्मिक प्रमाण के अग्नि वेदिकाएं साक्ष्य मिलते तथा संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग भी किया जाता है, यानी धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर जो लिपि अंकित की गई है वह सिंधु लिपि से मिलती जुलती है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका तथा कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई है तथा तांबे से बने कृषि के कई औजार यहाँ पर अधिक उन्नति तथा परिचायक है तथा कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है तथा कालीबंगा के निवासियों की मृतकों के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं में व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली है जिसे दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया जिसके कारण संभवतः सूखा नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। अगली सभ्यता है दोस्तों आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता यह उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग है तथा ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। यहाँ ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व बसी हुई थी। विभिन्न उत्खनन के स्त्रोतों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी और उजड़ी है। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की अनेक खानें होने से सतत रूप से इसी स्थान के निवासी इस धातु का उपकरण बनाते रहे और इसे एक ताम्रयुगीय कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार तथा बांस के टुकड़े तथा हड्डी आदि की सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गलियां खुले स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे होने के आहड़ में व्रत परिवार तथा सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ में खुदाई से प्राप्त बर्तन तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें इस युग की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ की तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी मिलती है तथा इसमें इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था तथा बनास सभ्यता की व्यापकता तथा विस्तार
गिलुन तथा बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है तथा इसका संपर्क नवादा टोली तथा हड़प्पा नागदा एरन कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी है, जो यहाँ से प्राप्त काले तथा लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार तथा उत्पादन व कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों। बेराट सभ्यता। वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बेराट का महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के समीकरण से किया जाता है तथा यहाँ की पुरातात्विक तथा पहाड़ियों के रूप में बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि का विख्यात है तथा यहाँ की बीजक की डूंगरी से कैप्टन बर्ड ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा है तथा इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर, अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले। यहाँ सभी अवशेष मौर्यकालीन है तथा ऐसा माना जाता है कि उन आक्रामकता मिहिर कुल के बेराट के विध्वंस कर लिया गया था। चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपनी यात्रा का वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन तथा प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृत्त समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिसका वर्णन ऊपर दिए गए पृष्ठों में किया गया है तथा इसी प्रकार राजस्थान के अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं तथा गणेश्वर, खेतड़ी, दरीवा, ओझियाना, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र तथा ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में होता तथा सुनारी तथा ईसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थलों में लोहायुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी ये तो लोहायुगीन सभ्यता के अवशेष हैं, सुनारी, ईसवाल और जोधपुरा और रेड। जबकि ताम्र युगीन सभ्यता गणेश्वर, खेतड़ी, दरीवा, ओझियाना और कुराड़। ठीक है दोस्तों। अंततः सरस्वती तथा दृश्यवती, बनास, बेडज आदि आहड़, लूनी इत्यादि नदियों का उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़ तथा बागोर, गिलुन, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली है तथा प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित तथा व्यापक संस्कृतियों का पता चलता है कि ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला तथा भांड शिल्प, धातु संबंधी तकनीक कौशल तथा पश्चिम एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीनतम सभ्यताओं से संपर्क भी था। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय तथा राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना, गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार की अवस्था का कारण बना, राजस्थान की गणतंत्र तथा जातियों में उत्तर गुप्तों की कमजोरियां का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। यहाँ वह समय था जब भारत में हुण आक्रमण हो रहा था तथा हुण के नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान की बड़ी क्षति पहुंचाई तथा बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरता कर दिया तथा परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हुणों को लगभग 532 ईसा पूर्व में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। इधर राजस्थान में यशोवर्मन ने अधिकारी जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर लिए।
किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया तथा लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। इस उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था तथा शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई थी तथा अवस्था यहाँ पैदा हो गई और सुधर नहीं सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है तथा राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईसा पूर्व तक विदेशी जातियाँ आती जाती रही। यहाँ का स्थानीय समूह उनका मुकाबला करता रहा, परंतु कालांतर में इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई तथा इनमें कई मारे गए, कई यहाँ बस गए। जो शक या हुण यहाँ बचे रहे तथा यहाँ की शास्त्रों परजीवी जातियों के साथ साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया तथा अंततोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय तथा विदेशी योद्धाओं का भी भेद जाता रहा। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का है। राजपूतों का विशुद्ध जाति के उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया गया तथा उनके अनुसार राजपूतों के चार वंश थे: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए तथा इस कथानक का प्रचार 16वीं तथा 18वीं शताब्दी तक भाटों के द्वारा खूब होता है तथा यह मोहनोद नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रा ने इस आधार को लेकर उसका बढ़ावा देने के साथ लिखा गया, परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी तथा अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदाई और ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति हुई तथा व्यक्त करता है जब विदेशी सत्ता के संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन चारों वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं का मुकाबले हेतु स्वयं को सजग कर लिया तथा गौरी, हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद, दशरथ शर्मा, ईश्वर प्रसाद आदि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों तथा साहित्य ग्रंथों के प्रमाण दिए, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन तथा क्षत्रियों के वंशज है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यह मत भी सर्वाधिक लोकप्रिय है कि राजपूतों के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक तथा सीथियन बताया। कर्नल टोड ने शक और सीथियन बताया। इसके प्रमाण में अनेक बहुत सी प्रचलित रीति रिवाजों का जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते तथा उल्लेख किया जाता है तथा ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रचलन तथा अश्वमेध यज्ञ, मदपान शास्त्र तथा घोड़े की पूजा इत्यादि तथा टोड की पुस्तकों के संपादक तथा विलियम कुक तथा इसी मत का समर्थन करते हैं, परंतु इन्हें विदेशी वंशीय मत का गौरी शंकर, हीराचंद ओझा खंडन करते तथा ओझा का कहना है कि राजपूत और विदेशियों के रस्म रिवाज जो समानता है तथा कर्नल टोड ने बताया कि समानता विदेशियों से राजपूतों से प्राप्त नहीं की गई, वरना उनकी सत्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज तथा संस्कृति से की जा सकती है। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण तथा हुण तथा जिन रस्म रिवाजों तथा परंपराओं का उल्लेख समानता से बताने के लिए जेम्स टोड ने किया है तथा भारतवर्ष में अतीत काल से
भी प्रचलित थे तथा उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत होनों से स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को बल देते हैं तथा इनकी पुष्टि वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर तथा हुनों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान भी गुर्जर ही थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मण से उत्पन्न माना है तथा वे चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताते तथा गुहिल वंश राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर हीराचंद ओझा तथा वेद ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना विशेष की संज्ञा नहीं है, वरना उनका प्रदेश तथा विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में अनेक साक्ष्य, कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर हीराचंद ओझा के मत के अनुसार मान्यता मिली है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए, उनमें मेवाड़ के गुहिल वंश, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, सांबर के चौहान, आबू के परमार, आमेर के कछवा और जैसलमेर के भाटी प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, पहला है मेवाड़ के गुहिल राजवंश। इस वंश का आदि पुरुष था गुहिल। इस कारण इस वंश के राजपूत राजा जहाँ जहाँ जाकर बसे, उन्हें गुहिल वंशीय कहा गया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते थे, जबकि डी.आर. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। डी.आर. भंडारकर के अनुसार तो ब्राह्मण थे, जबकि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिल वंश को सूर्यवंशी मानते थे। गुहिलों के बाद मान्यता प्राप्त में बप्पा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते तथा हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा इसका नाम न होकर कालभोज इसकी उपाधि थी। बप्पा का एक सोने का सिक्का भी मिला है, जो 115 ग्रेन का था तथा अलट, जिसे ख्यातों में अलू रावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना तथा उसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया तथा उसके समय में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था तथा गुहिलों ने
13वीं सदी में प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा। दूसरा है दोस्तों मारवाड़ के गुजर प्रतिहार। प्रतिहारों के द्वारा अपने अपने राज्यों की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवास मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुजरात कहलाता था, इसीलिए चीनी यात्री चुआनयांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी को पीलो मोलो बीनमाल कहा है, जो बाड़मेर बताया है। मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था। इसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्ष के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपराओं को निभाकर अपने उदात्त स्वतंत्रता प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया है। जालोर के चौहान जालोर उज्जैन तथा कन्नौज के गुजर प्रतिहारों की नामावली नागवट से आरंभ होती है। यानी जालोर उज्जैन तथा कन्नौज के गुजर प्रतिहारों की नामावली नागवट से प्रारंभ होती है। इस वंश का प्रवर्तक था तथा उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। इस वंश में भोज तथा महेंद्रपाल को प्रतापी शासक गिना जाता था। आबू के परमार शब्द का अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ साथ परमारों की राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात तथा वागड़ तथा मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पलरा से प्रारंभ होती है। परमार शासक दद्दू के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां का विमल शाह को दंडपति तथा नियुक्त किया। विमल शाह ने आबू में 1031 ईस्वी में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया तथा धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक बना। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। इसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम, व्यायोग तथा नामक नाटक लिखकर अपने नाम से पालनपुर नामक नगर बसाकर परमारों की साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। दारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय तथा गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत तथा वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणावशाही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मालवा के भोज परमारों ने चित्तौड़ त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति तथा रुचि को व्यक्त किया तथा वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के आसपास अथुणा नगर बसाकर अनेक मंदिरों का निर्माण कराकर अपनी शिल्पकला के प्रति निष्ठा का परिचय दिया। सांबर के चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष तथा जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी आई छत्रपुर नागौर थी। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईसा के लगभग अनुमानित है तथा बिचौलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना जाता है। प्रशस्ति में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुआक प्रथम
जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा तथा इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी योगी क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना किया करती थी। 1183 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज आना जी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया तथा जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की तथा चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का कालसपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहलाता था। उसे विशलदेव तथा कवि बांधव भी कहा गया है। विशलदेव तथा कवि बांधव भी कहा गया है विग्रहराज चतुर्थ को। उसने हरिकेल नाटक तथा उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया तथा विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाकर विग्रहराज चतुर्थ का एक विजेता थे। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता तथा इस वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान तथा उत्तरी भारत की राजनीतिक में अपनी विजय में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1193 ईस्वी में उसने त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त कर वीरता को समुचित परिचय दिया, परंतु 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध में उसको मोहम्मद गोरी से हारा। उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित तथा शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों में वातावरण में रहते हुए चौहान राज्य की प्रतिभाओं को साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। त्राइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के बाद में चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई, परंतु लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती और आबू में शासन करती रही। राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही तथा इन्होंने दिल्ली के सुल्तान की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य तथा अदम्य साहस का परिचय दिया। पूर्व मध्यकाल में प्रभाव तथा भावुक राजस्थान के बौद्धिक उन्नति नए पिछड़े चौहान व गुहिल शासक विद्वानों का प्राचार्यदाता बने रहे। उसमें जनता में शिक्षा तथा साहित्यिक प्रगति के बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष तथा वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समूचे काल में सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़ तथा बांडोली आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण है। ठीक है दोस्तों।